नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा है कि देश में लगातार जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डेमोग्राफी में बदलाव देखा जा रहा है। खास करके डेमोग्राफी में बदलाव उन क्षेत्रों में देखा जा रहा है जो सीमावर्ती राज्य हैं। जिस तरह से लगातार आप देखेंगे बांग्लादेश को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के बातें की जाती रही कि लगातार घुसपैठ होता रहा है। खास करके पश्चिम बंगाल चुनाव अभी संपन्न हुआ, विधानसभा चुनाव, उस दौरान हमने देखा कि एसआईआर के बाद कितने सारे लोग बांग्लादेश की तरफ खुद ही भागते नजर आए। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि एक कैंप तैयार किया जाएगा जहां पर बहुत सारे लोग जो घुसपैठिया बन के आए थे उसको रखा जाएगा। अब होता क्या है कि ये सारे लोग आते हैं, एसआईआर में हमने देखा फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, भारत के नागरिकता तक आप कह सकते हैं कि घुल मिल जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के कई बार धोखेधड़ी से चुनाव वगैरह के लिस्ट में भी जुड़ जाते हैं और भारत की आंतरिक स्थिति को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो डेमोग्राफी भारत का बदल रहा है, इसको लेकर के समिति बनाई गई है जो इस तमाम चीजों को गहराई से जांच करेगी और समय के साथ सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार अब बड़े एक्शन की तैयारी में है कि एक बार हम असम में भी अब सरकार है बीजेपी की और पश्चिम बंगाल में भी है, खास करके बांग्लादेश से घुसपैठ आने की जो बात की जाती है उसको लेकर के सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। तो यहां पर देखेंगे हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफी चेंज, ये तैयार यहां पर कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर अमित शाह के बयान आपको देखते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासन, देखिए एक होता है प्रवासन की जब बात करेंगे ना तो एक वैध भी होता है, यानी कि किसी देश में, जैसे बांग्लादेश की रख लेते हैं या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में, वहां पर मान लेते हैं अल्पसंख्यक समुदाय या किसी भी समुदाय को किसी तरह की राजनीतिक परेशानी हो, वहां हिंसा के वजह से, वो भारत सरकार से बात करके वैध प्रवासन के साथ, यानी कि अपने आप को प्रवासी घोषित करके भारत में कुछ समय के रहने के लिए चले आते हैं। सुरक्षित हो जाता है जब वहां का सिचुएशन तो वापस चले जाते हैं, इसके लिए परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है, जो लोग इलीगल आते हैं, है ना, झाड़ के पीछे से, तार के नीचे से घुस करके आ गए, अवैध तरीके से देश में दखल अंदाजी कर ली और फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने लगे, ये देश के लिए बड़ी समस्या बन करके आते हैं और जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी में परिवर्तन करने चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए भारत सरकार एक उच्च स्तरीय समिति, हाई लेवल कमिटी का गठन कर चुकी है। समिति जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु संस्थागत तंत्र की भी सिफारिश करेगी कि इस देश में जनसंख्या का स्थिरीकरण कैसे हो सकता है, पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देखेंगे, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज। नेचुरल डेमोग्राफी चेंज कहने का तात्पर्य है कि जो प्रजनन दर है वो अगर बढ़ जाता है तो ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज होगा तो कोई अन्य हस्तक्षेप हो सकता है, इसकी चर्चा ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बनेगा, खास करके भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बातें कही जा रही है। यहां ये कह रहे हैं कि इस चुनौती से जो निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। ये कहा उन्होंने किया था 15 अगस्त 2025 को, जब वो झंडोत्तोलन कर रहे थे लाल किला पर, तभी उन्होंने इस बात को घोषणा किया था। अब गृह मंत्रालय ये काम करते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर जनसंख्यिकी परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफिक चेंज होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनसंख्यिकी परिवर्तन का अर्थ क्या होगा कि कोई भी एक फिक्स एरिया है, राज्य है, देश का एरिया ही ले लेंगे, है ना, उसकी जनसंख्या की संरचना में, उसके आकार में, वितरण में, इन सब में तेजी से बदलाव होता जाए। और वो बदलाव, जैसा कि इन्होंने यहां पर गृह मंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल भी किया, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, अननेचुरल है। यानी कि सरकार को ये लगता है कि जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो प्रजनन दर बढ़ने से नहीं हो रहा है या घटने से नहीं हो रहा है। इसके कुछ बाहरी कारण हो सकते हैं। वह कारण घुसपैठ का हो सकता है ना, वह कारण ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है बाहर से आकर के रहने लग जाएं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना ले, ये तमाम वजह हो सकता है मुख्य रूप से। तो इसको लेकर के बातें की जा रही है। अब इसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या वृद्धि देखी जा सकती है या कमी भी देखी जा सकती है। ये नेचुरल भी हो सकता है। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या आ गया, वहां के तमाम लोग पलायन कर जाएंगे, तो वहां पर जनसंख्या की कमी अचानक से देखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक ट्राइबल ग्रुप, जैसे मणिपुर में बहुत हिंसा हुआ, संभव है एक ट्राइबल ग्रुप वहां से, जैसे मैतई और कुकी लड़े, तो मैतई समुदाय होता कि वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए या कुकी समुदाय चले गए। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। बहुत सारे लोग मणिपुर से पलायन तो किए ही। तो इस वजह से क्या होता है कि डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिल सकता है। जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन
की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंच रहा है, तो इस बात का द्योतक है कि मृत्यु दर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो इस वजह से भी डेमोग्राफी चेंज हो सकता है, आयु संरचना में बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि वृद्ध जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत जब अपने आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा होगा 2047 में, तो भारत वृद्धों का देश होगा। यानी कि अभी हमारे देश में अधिकांशतः जनसंख्या जो है वो 35 साल उसके आसपास की है, तो जाहिर सी बात है आज से 25 साल बाद यही जनसंख्या जो है 60 वर्ष के आसपास हो जाएगी। तो इस देश में वृद्धों की जनसंख्या काफी बढ़ेगी। वृद्धों की जनसंख्या बढ़ने का तात्पर्य है कि मेडिकल फैसिलिटी काफी बढ़ाना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर के काम गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं उस पर ज्यादा बजट खर्च करना पड़ेगा, तो सरकार के लिए चैलेंज होगा। और ये लोग जो होंगे, वृद्ध जनसंख्या जो होती है वह आश्रित जनसंख्या होती है, जाहिर सी बात है वो कमाई नहीं कर सकती, अर्निंग नहीं कर सकते, काम उनका शरीर सक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार को पहले से इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारी रहनी पड़ेगी, जैसा कि हम जापान में देख रहे हैं, चीन में भी काफी देखा जा रहा है, कोरिया में देखा जा रहा है, वही बात की जा रही है। माइग्रेशन एक बड़ा कारण हो सकता है, शहरीकरण। निश्चित तौर पर आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। धार्मिक, सामाजिक और क्षेत्रीय जनसंख्या संरचना में परिवर्तन देखा जा सकता है, इस वजह से भी इस तरह की चीजें देखी जा सकती है। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी लाल किले से ध्वजारोहण के समय कि जल्द ही क्या करेंगे, एक हाई लेवल की कमेटी बनाई जाएगी जो डेमोग्राफी जो चेंज देश में हो रहा है उसका अध्ययन करेगी। इसी बात को लेकर के डेमोग्राफिक मिशन की तैयारी की है, ठीक है। जनसंख्यिकी बदलने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहने और ऐसे प्रयासों को स्वीकार ना करने का जोर दिया। इस बार यूपीएससी का प्रश्न है, प्रीलिम्स में देखे यूपीएससी का प्रश्न अगर आप देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि ज्यादातर प्रश्न जो है पीआईबी से बहुत पूछा गया है, पीआईबी प्लस एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी जो है स्टैटिक्स के लिए ज्यादा पूछा गया और पीआईबी किसके लिए पूछा गया, करंट अफेयर से। करंट अफेयर से ठीक ठाक क्वेश्चन आया है। यानी कि ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो कह रही है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो घोषणा हो रहा है, अगर उसको ठीक से आप समझ करके पढ़ते हैं आज के समय में, तो आपका प्रीलिम्स निकालना यूपीएससी का आसान हो जाएगा। ये इस बार का यूपीएससी ने बता दिया, हालांकि इससे पहले भी पीआईबी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो अगर देखेंगे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया या गृह मंत्री ने यह जानकारी दी कि हम डेमोग्राफी मिशन को लेकर के हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, तो ये पीआईबी में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ी सी गहराई से पढ़िए, सिर्फ खबर मत पढ़िए, उस खबर के पीछे के जो लॉजिक्स हैं उसको पढ़िए। जैसे कि हाई लेवल कमेटी की बात की गई, तो इतना पढ़ के मत रह जाइए कि हाई लेवल कमेटी बनेगी, नहीं, ये न्यूज है, इसके अंदर की चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर जो समिति की अध्यक्षता और संरचना वगैरह क्या कैसे की जा रही है, ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न में। समिति के अध्यक्ष कौन है, सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, है ना। समिति के सदस्य क्या होंगे, जनगणना आयुक्त यानी कि संसद के जो कमिश्नर है वो दुर्गेश शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, शमिका रवि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। और समिति को समय दिया गया, क्या समय दिया गया, 1 वर्ष में, किस चीज के लिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि डेमोग्राफी पे वो क्या अध्ययन किए हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लेते हैं 1 साल तक ये काम नहीं पूरा कर पाते हैं तो 6 महीना सरकार और बढ़ा देगी, तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1.5 साल तक ये मसला जा सकता है। समिति के कार्य क्या होंगे, सबसे महत्वपूर्ण, अवैध प्रवासन और अन्य असमान कारणों से होने वाले जो जनसंख्यिकी परिवर्तन हो रहे हैं उसका साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है, अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात की जा रही है असमान कारण, हो सकता है वो अवैध ना हो, तो और क्या कारण हो सकता है, क्या प्रजनन दर गिर रहा है या कोई प्राकृतिक और आपदा वगैरह से ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो भी कारण है उसका अध्ययन कीजिए। और चाहे वो सीमा पार गतिविधि हो, अवैध प्रवासन हो, आर्थिक अवसर हो, सामाजिक पर्यावरण कारक हो, जो भी हो, तमाम चीजों का विश्लेषण करके सरकार को जो है ये जानकारी आप कितने दिन में, लगभग 1 साल में देंगे। धार्मिक एवं सामाजिक समुदाय के स्तर पर संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में किसी खास धर्म के लोगों की जनसंख्या अचानक से बढ़ने लग गई, सामाजिक संरचना में देखा जाएगा कहीं कोई ट्राइबल्स ग्रुप अचानक से बढ़ने लग गए, है ना, तो क्या ऐसा परिवर्तन आया है पिछले कुछ समय में, किस तरह की घटना देखी गई है। अवैध प्रवासियों की पहचान कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, हिरासत में लिया जाए, निष्कासन के लिए, इन तमाम चीजों को समयबद्ध एवं कानूनी तौर पर किस तरह से काम किया जाए, ये सरकार को सुझाना भी है। सीमा प्रबंधन कैसे की जाए, पहचान प्रणाली और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए संस्थागत विकास कैसे किया जाए, संस्थागत तरीके से काम कैसे करना है, ये भी सुझाव देना है। केंद्र और राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इस तमाम चीजों को लेकर के व्यापक नीति बनाने की भी बात की गई है।
भारत में जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु पर अगर चर्चा किया जाए तो उसके अंतर्गत समझते हैं। बर्थ रेट की अगर चर्चा करेंगे तो एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जन्म दर जो है 2014 में 21 रहा है प्रति हजार में, एक ईयर की बात की जा रही है। 2024 में 18.3 जो रहा है प्रति हजार, एवरेज होता है इसीलिए 18.3 यहां पर आया। अब कुल प्रजनन दर की अगर बात किया जाए, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे। देखिए फर्टिलिटी रेट होना कितना चाहिए, वह तो जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है वो 2.1 होना चाहिए। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, यानी कि एक महिला कितने बच्चे को जन्म देती है, तो 2.1 होना चाहिए। एवरेज है इसलिए आपको 2.1 दिख रहा है। लेकिन पिछले दिनों आया कि भारत की फर्टिलिटी रेट 2 पे आ गया, फिर कई रिपोर्ट्स ने ये कहा कि 1.9 तक ये खिसकता जा रहा है। कई दक्षिणी राज्यों में जाएंगे 1.5, 1.5 से भी नीचे देखने को मिलेगा। देश में एक राज्य है बिहार जिसका फर्टिलिटी रेट 3.4 है, ये सबसे ज्यादा है बिहार का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये 2.4 है। तो यूपी और बिहार जो है वह अच्छा करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं, बाकी राज्यों की स्थिति बेहद खराब है इस देश में। इसीलिए जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बार कहा था कि हमें यूपी और बिहार के लोगों का थैंक्सफुल होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि इनके वजह से युवा कार्यबल जो है वो देश में बढ़ रहा है, नहीं तो बाकी राज्यों की जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत चिंता का विषय है। यहीं से जुड़ता है कि फिर 2047 में देश में अधिकांशतः वृद्ध जनसंख्या होगी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ेगा, नए बच्चे जन्म नहीं लेंगे और जो हैं वह फिर समय के साथ बूढ़े होते चले जाएंगे, तो फिर देश में वृद्धों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। यही बात कही जा रही है बार बार। NFSS 5 का अगर देखेंगे 2022 के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी 2.0 है, यानी कि आप कह सकते हैं आप इससे भी नीचे गिर गया। ये 2022 का है। पिछले साल आया रिपोर्ट कि यहां था राष्ट्रीय स्तर पर ये होना चाहिए स्टैंडर्ड, यहां आ गया और अब गिर करके यहां पहुंच चुका है। और यह भी राष्ट्रीय औसत निकाला गया है, अगर अलग अलग स्टेट का निकालेंगे तो कुछ राज्यों का छोड़ के बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है। तो यहां पर 2.1 से अब कम हो चुका है, और जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वह जिस स्तर पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे साउथ के कई सारे राज्य जो हैं अधिक बच्चा पैदा करने पर कुछ इंसेंटिव देते हुए नजर आ रहे हैं, घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो हमारे पास सेंसस का आंकड़ा है वो 2011 का है। 2021 में कोरोना की वजह से सेंसस हो नहीं सका। अगली जनगणना 2027 में, अभी जो है मकान की गणना शुरू हो चुकी है। फरवरी 2027 से लोगों की जनगणना शुरू हो जाएगी और फिर आंकड़े जारी किए जाएंगे। तो हमारे पास 2027 में जो आंकड़ा आएगा तो वो एक फ्रेश आंकड़ा निकल के आएगा। शासन और आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो अवैध प्रवासन निश्चित तौर पर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, सीमा प्रबंधन और आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा तो होता ही है। सामाजिक न्याय जनसंख्या नीति की बात करेंगे तो इसका प्रभाव रिसोर्सेज पर पड़ता है ना। मान लीजिए अभी देश में 146 करोड़ लोग हैं और जो रिसोर्सेज है, जो बजट है वो इतने लोगों के लिए है, लेकिन घुसपैठ हो जाए और ये 156 करोड़ हो जाए तो 10 करोड़ लोग तो देश में एक्स्ट्रा आ गए ना। फिर इनको कहां से सरकार, इनके लिए 10 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों के लिए कहां से बजट का तैयारी करेगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि रिसोर्सेज आपके पास उतना ही है, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामाजिक संरचना, रोजगार, स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, तमाम चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है और बुरा प्रभाव पड़ता है। संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो अवैध प्रवासन जो है जनसंख्या और संतुलन से निपटने के लिए केंद्र राज्य समन्वय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझना है तो जैसा कि आप देख रहे थे, इससे पहले टीएमसी की जब गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में थी तो लगातार केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के साथ जो है संघीय ढांचे को लेकर के ठीक से कारोबार चल नहीं रहा था, यानी कि संघर्ष देखा जा रहा था। केंद्र सरकार जो काम करना चाहती थी कि फेंसिंग कर दिया जाए, बीएसएफ को जमीन दिया जाए, वह काम टीएमसी गवर्नमेंट ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पा रही थी। शुभेंदु अधिकारी भी मुख्यमंत्री बने, अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने क्या किया, बीएसएफ को प्लॉट ट्रांसफर करने की बात कही और कहा कि 45 दिन के अंदर दे देंगे, और कहा इससे ज्यादा भी जमीन चाहिए तो वह भी देंगे। कुल मिलाकर के ये कोशिश की जा रही है कि अवैध प्रवासियों को पहचाना जा सके। तो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय अच्छा होगा तो ये काम आसानी से हो सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। अवैध प्रवासन का सटीक पहचान कैसे करेंगे, इसलिए इस कमेटी को यह भी काम दिया गया है कि आप पहचान भी बताइए। मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कैसे संतुलन करेंगे। सीमा क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता की बहुत कमी देखी जा रही है, खास करके बीएसएफ को सही से कैसे मैनेज किया जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और जनगणना एवं डेटा को लेकर के जो विलंब हो सकता है, और 2027 में जो सेंसस आने वाला है उसके साथ इसको मैच करना, यह भी एक चैलेंज होगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो फिलहाल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वह केवल जनसंख्या वृद्धि का विषय नहीं है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो चुका है, सामाजिक स्थिरता का विषय हो चुका है, जनसंख्या के बढ़ने का विषय हो चुका है, और संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए, संसाधनों का कैसे धारणीय विकास को लेकर के काम किया जाए, ये तमाम चुनौती को लेकर के कहीं ना कहीं
ये उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ये समिति जो निर्माण किया गया है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। केवल कुछ आंकड़े नहीं देने हैं रिपोर्ट में या कुछ बातें विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि आने वाले समय में देश का नीति निर्माण कैसे किया जाएगा, देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे एक्शन रखी जाएगी, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां पर एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। आप लोग मुझे बताइए कि जिस तरह से देश में कहा जा रहा है कि घुसपैठ तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्या उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर के इसकी संरचना को समझने के लिए हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है, ये अपने कार्य करने में सफल रहेगी कि या नहीं? और दूसरी बात, बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि बाहर निकाला जा रहा है, ये किस तरह से केंद्र सरकार को करना चाहिए, या आप मानवाधिकार का कुछ एंगल देखते हैं? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।